नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजी स्कूल की फीस में होगी 15% की कटौती। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी जानकारी। नागपुर के यशोधरा नगर क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना। चॉकलेट के बहाने 7 वर्षीय मासूम को बुलाकर किया दुष्कर्म। नाबालिग आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। और मुंबई में भिवंडी से कल्याण की ओर जा रही यात्रियों से भरी बस में निकला सांप। सांप का पता चलते ही यात्रियों में मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के कारण बड़ी मात्रा में आर्थिक संकट से परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए निजी स्कूलों की फीस 15% कम करने का निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की फीस 15% तक कम होगी, ऐसी सूचना शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी। इस दौरान वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि जल्द ही 15% फीस कटौती का अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा निकाला जाएगा। सर्वांना नमस्कार। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सातत्याने आम्हाला जो एक प्रश्न विचारला जायचा की शालेय शुल्क बाबतीमध्ये काय निर्णय घेतला गेला होता, तर मला सांगायला हवं की आजच्या कॅबिनेटमध्ये आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये शालेय शुल्क जे आहे ते 15% कमी करण्याचा निर्णय जो आहे तो राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला। आणि आपल्यालाही माहिती आहे की राजस्थानची जी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची केस आहे त्यामध्ये जो निकष ठेवलेला आहे त्याच तऱ्हेचा निकषसुद्धा आपण या ठिकाणी राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारलेला आहे। आणि मला वाटतं याच्या माध्यमातून मुलांना मोठ्या प्रमाणामध्ये दिलासा मिळेल, पालकांना मोठ्या प्रमाणामध्ये दिलासा मिळेल। आणि याच्या अधिसूचना जी आहे ते येणाऱ्या 2 ते 3 दिवसामध्ये आम्ही याच्या संदर्भामध्ये जे आहे ते लेखी शाळांना कळवू। परंतु आज हा निर्णय घेतलेला आहे की आज शालेय शुल्क जे आहे ते 15% कमी करण्यासंदर्भात म्हणजे पालकांनी आधीच फीस भरल्या त्यांना कशा प्रकारे नाही, याच्यामध्ये असं आहे की या वर्षासाठी आता आपण करत आहोत आणि आता सध्या आपलं जे आहे ते आपण या संदर्भामध्ये निर्णय घेतलेले आणि त्या पुढे काय केलं पाहिजे त्या संदर्भामध्ये आपण नोटिफिकेशन किंवा इतर मार्गातून आपण त्या संदर्भामध्ये क्लॅरिफिकेशन येणाऱ्या काळामध्ये देऊ। पण आज आम्ही असा निर्णय घेतलेला आहे की ज्यांनी आहे त्यांना 85% फी भरावी, 15% त्यांना जे आहे त्या परिषदेने आपल्या ह्या शुल्कातून जे आहे ते सूट देण्यात येईल। आणि आपल्याला माहिती आहे की सर्वसाधारणपणे जे आहे ते आपण अगोदरच सांगितलं होतं मागच्या वर्षीसुद्धा की कोणी फी वाढवू नये आणि त्यामुळे मला नाही वाटत की यावर्षी कोणी तशा तऱ्हेचं केलेलं असेल। आपण यावर्षी जी फी आहे त्या फीमध्ये जी ठरलेली आहे त्याच्यामध्ये जे 15% आहे ते शुल्क कमी करण्यासंदर्भामधला निर्णय घेतलेला आहे। त्यामुळे मला वाटतं याच्या बाबतीमध्ये पालकांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये एक आशा होती आणि आपण सगळेजण जाणता की माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुद्धा सांगण्यात आलं होतं की या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यावा आणि तो निर्णय आज आम्ही घेतलेला आहे। नाही, त्या संदर्भामधलं आम्ही सगळं जे क्लॅरिफिकेशन आहे ते आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये जसं आहे तुम्हाला सांगितलं मी आम्ही देणार आहोत। आज आम्ही असा निर्णय घेतलेला आहे जसं मी सांगितलं की 15% शुल्क जे राजस्थानचं जे सर्वोच्च न्यायालयाचं जजमेंट आहे त्यानुसार कमी करण्यासंदर्भामधला आता निर्णय घेतलेला आहे। येणाऱ्या काळामध्ये बाकीच्या ज्या गोष्टी संदर्भामध्ये जे क्लॅरिफिकेशन आहे ते येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही आपल्या सर्वांना देऊ। यावर्षीची फी भरली असेल नाही, तेच सांगते मी, या सगळ्या संदर्भामधलं जे पण क्लॅरिफिकेशन आहे ते आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये आमच्या देऊन टाकू, आपल्या सगळ्यांना उपलब्ध करून देऊ। सध्या आम्ही आज हा निर्णय घेतलेला आहे की 15% जे आहे ते शुल्क कमी करण्यासंदर्भात। असं आहे की हा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे। सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्याच्या जे आहे ते आपल्या सर्वांना माहिती आहे की त्याच्या संदर्भामध्ये केस चालू आहे। सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा या संदर्भामध्ये राज्य सरकारने निर्णय घेऊन आम्हाला कारवाईची जी आहे ती आम्हाला माहिती उपलब्ध करून द्यावी असं सांगितलेलं आहे। आणि एकदा राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही बाब आम्ही ठरवल्यानंतर सुद्धा मला जर काही शाळा मानत नसतील तर त्यांच्यावरती नक्की या संदर्भामध्ये कारवाई करण्यात येईल। यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 16 वर्षीय किशोर ने पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार की 7 वर्ष की बच्ची के साथ अत्याचार किया। किसी को कुछ बताने पर मारने की धमकी दी। बच्ची तकलीफ में तो थी लेकिन मां को कुछ बता नहीं पाई। मामला सामने आने के बाद परिजनों ने किशोर को फटकार लगाई। बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित बच्ची पहली कक्षा में पढ़ती है, जबकि किशोर 10वीं कक्षा का छात्र है। दोनों परिवार रिश्तेदार है और एक दूसरे के घर आना जाना था। विगत 12 जुलाई को किशोर ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर बुलाया, उसके साथ जबरदस्ती की। बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। पकड़े जाने के डर से किशोर ने उसे धमका कर छोड़ दिया।
बच्ची को पीड़ा हो रही थी। मां से पेट में दर्द होने की शिकायत की। उन्हें लगा कि पेट गड़बड़ होने के कारण बच्ची का पेट दर्द कर रहा है। घटना के 8 दिन बाद मौसी ने बच्ची से पूछताछ की। बच्ची ने किशोर द्वारा प्रताड़ित किए जाने की जानकारी दी। परिजन किशोर के घर पहुंचे, उसे जमकर फटकार लगाई। उसकी उम्र भी कम है, ये सोचकर परिजनों ने पुलिस से शिकायत नहीं की, लेकिन परिजनों में गुस्सा था। किशोर के दिखाई देने पर बच्ची के परिजन उसे कोसते रहे। ऐसे में मंगलवार को दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया। पीड़ित परिवार बच्ची को लेकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। विधि संघर्ष किशोर को बाल न्याय मंडल के समक्ष पेश किया गया। न्याय मंडल ने उसे रिमांड होम भेज दिया है। मुंबई के भिवंडी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां एक सांप के साथ यात्रियों को सफर करने पर विवश होना पड़ा। ये सफर भिवंडी से कल्याण तक यात्रियों के साथ किया और जब बस में सवार यात्रियों को बस में सांप का पता चला तो यात्रियों के पसीने छूट गए। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की बस में तब अचानक हड़कंप मच गया जब यात्रियों से खचाखच भरी बस में सांप होने की बात यात्रियों को पता चली। फिर क्या था, यात्री परेशान हो गए, जिनके माथे से पसीना छूटने लगा। लेकिन चालक ने सतर्कता दिखाते हुए इस बस को शाहपुर बस डेपो के पास रोका और सावधानी पूर्वक यात्रियों को सुरक्षित निकालते सर्पमित्र की मदद से सांप को बस से बाहर निकाला। तस्कर बिनविषारी सांप है, त्याला काय घाबरायचे लोक बोलते मण्यार वगैरे साप, का मण्यार वगैरे तसं काय नाही आहे, हार्मफुल नाही आहे। आता आपण नंतर याला वन खात्याला दाखवून नंतर त्याला आपण जंगलात सोडणार आहोत। माझ्याबरोबर आमचा हितेश आहे, हितेश करंजगावकर, तो आलेला आहे, तो आणि मी ते दोघां मिळून हा रेस्क्यू केलेला आहे। सुंदर साप आहे, पण लोक हा एवढा साप चावला तरी लोक शॉकने घाबरून मरतात। कळलं का, करतो काय काय हा लक्षात घ्या काय बोलतोय मी, तुम्हाला ओळख म्हणून मण्यार होता, मण्यार। बताया जा रहा है कि जब सांप की बात बस में यात्रियों को पता चली थी तब यात्रियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया था। ऐसे में इस पूरे घटना का विवरण बस चालक ने देते हुए सर्पमित्र का शुक्रिया अदा किया। काल मॉर्निंगला 10 वाजता मला फोन आला की बसमध्ये साप आहे आणि नागरिकांनी सुद्धा तो सापाला बघितलं होतं आणि बस कंडक्टर त्यांच्याच राईट साईडला तो साप होता आणि त्यांनी लगेचच ती बस साईडला घेऊन सगळ्या पॅसेंजर्सला खाली उतरून ती लगेचच कल्याण बस डेपोला नेली आणि आमच्या टीमला कॉल केला, दत्ता सरांना लगेच कॉल करून, आणि आमची टीम त्या स्पॉटवर पोचली कल्याण बस डेपोला आणि त्या सापाला रेस्क्यू केलेलं आहे। तिथल्या जे मेकॅनिक आहेत त्यांनी तो पत्रा काढून त्या सापाला आम्ही सेफली रेस्क्यू केलेला आहे आणि तो तस्कर जातीचा साप आहे, बिनविषारी साप आहे। त्यांनी आपल्याला काही त्रास नाही आहे, हार्मलेस स्नेक आहे आणि वन विभागाला कळून त्याला सेफली जंगलात रिलीज करून दिलेला आहे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य भर में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू किया गया है और कोई भी कमी ना रहे, इस उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार कार्य कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर ना आए ये हमारी मंशा है, लेकिन अगर तीसरी लहर का सामना महाराष्ट्र को करना पड़ा तो राज्य परिपूर्ण रहेगा, ऐसा विश्वास राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जताया है। घेतलेल्या लोकांना अलाउ करायचंय का, या सगळ्या संदर्भाने कदाचित 2 दिवसाच्या आतमध्ये हा निर्णय होईल, कारण आमच्याकडून नक्की माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल आणि माननीय मुख्यमंत्री त्याच्यावर अंतिम निर्णय घेतील। म्हणजे मुंबईच्या लोकल संदर्भात 2 दिवसात निर्णय होईल आपण असं म्हणतो। मला असं वाटतं की त्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, परंतु 2 वॅक्सिन्स घेतलेल्या लोकांनाच त्या ठिकाणी प्रवेश दिला जाईल, अशा स्वरूपाचे काही सूचना निश्चित प्रकारे विभागाने सुद्धा केलेल्या आहे, परंतु त्याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री। सर, साधारणतः तिसऱ्या लाटेबद्दल जे आहे आपण पाहिलं तर युरोपमध्ये लसीकरण सुरू आहे, पण तरीही देखील तिथे कोरोनाचं प्रमाण आहे ते अधिक आहे। देशामध्ये पण आपल्या कोरोनाचे रुग्ण आहे 40,000च्या खाली जात नाही आहेत। सोबत अमेरिकेमध्ये पण आता कोरोनाचा विळखा वाढत आहे। अशामध्ये महाराष्ट्र सरकार काय तिसऱ्या लाटेच्या संदर्भात जगातल्या अनेक देशांमध्ये तिसरी लाट आपल्याला पाहायला मिळते, परंतु त्या ठिकाणी वॅक्सिनेशन खूप मोठ्या पद्धतीनं झालं असल्या कारणाने त्याची जी दाहकता आहे, त्याची जी सिव्हिअरिटी आहे ती नक्कीच कमी आहे। इन्फेक्शन होत आहे परंतु मृत्यू तेवढे नाही आहेत आणि निश्चित प्रकारे सिव्हिअर पेशंटसुद्धा नाही आहेत आणि त्यामुळं माइल्ड पद्धतीचं इन्फेक्शन होण्याचं काम त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। तर तिसरी लाट आता एक आहे की आपल्याला जर इकॉनॉमी पण शेवटी पाहिजे,
अर्थचक्रही चाललं पाहिजे आणि म्हणून फार काही निर्बंध घालूनही चालत नाही आहेत. तर अशा पद्धतीनं काही निर्बंध शिथिलीकरणाच्या संदर्भात राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री निर्णय घेतीलच. परंतु या संदर्भाने तिसरी लाट जेव्हा येईल तेव्हा येईल. प्रश्न एवढा आहे की राज्य प्रिपेअर्ड आहे का, तर आम्ही त्या दृष्टिकोनातून पूर्ण तयारी करतो आहोत, झालेली आहे. आम्ही ऑक्सिजनच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता करण्याच्या संदर्भाने जिल्ह्याच्या कलेक्टर्स कमिशनर्सला सूचित केलेलं आहे. पूर्ण औषधी जे लागू शकतात, मुलांमधला सुद्धा जी काही औषधी लागू शकतात त्याची तयारी आपण पूर्ण या जे काही आता बजेट आमचं जे काही सप्लिमेंटरी बजेटला परवानगी दिलेली आहे. व्हेंटिलेटर्स आहेत इन प्लेस, डॉक्टर्सची भरती आणि पॅरामेडिक स्टाफची भरती केली जाते. इन ऑल रिस्पेक्ट आपण तिसऱ्या वेव्हच्या संदर्भाने तयार राहू, येऊ नये अशी अपेक्षा आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आव्हान आहे माझ्या महाराष्ट्राच्या सर्व सुजाण जनतेला की आपण कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निश्चित प्रकारे पाळावं आणि जे आपलं लसीकरणाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू आहे त्याला सुद्धा जबरदस्त प्रतिसाद द्या आणि लसीकरण करून आपण. तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. हिंगना थाना अंतर्गत वेणा नदी के किनारे एक युवक की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है. पुलिस का मानना है कि ये आत्महत्या है, लेकिन कुछ बातें सामान्य नहीं है, इसलिए मर्डर के एंगल से भी जांच की जा रही है. परिसर में चर्चा है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई होगी. मृतक गुमगांव निवासी सुखदेव देवराव वरखड़े बताया गया. सुखदेव महालक्ष्मी डेवलपर्स में चौकीदारी का काम करता था. पुलिस के अनुसार उसके एक युवती के साथ प्रेम संबंध थे. युवती के परिजनों ने उसका रिश्ता किसी दूसरे युवक के साथ पक्का कर दिया. इसी वजह से सुखदेव तनाव में था. बुधवार की सुबह वह घर से निकला. परिजनों को बताया कि वो मछली पकड़ने के लिए जा रहा है. उसने वेणा नदी के किनारे बने पंप हाउस की सीढ़ी से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली. शरीर के वजन से दुपट्टा फट गया और वो नीचे गिर गया. दोपहर को स्थानीय नागरिक ने उसे पंप हाउस परिसर में मृत अवस्था में देखा. घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई. खबर मिलते ही हिंगना पुलिस मौके पर पहुंची. पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. सुखदेव के एक हाथ की कलाई में उसकी शर्ट बंधी हुई थी. फंदे पर झूलने के बाद शव जमीन पर मिलना, कुछ चोट के निशान भी शरीर पर दिखाई दिए, इसलिए मामला संदेहास्पद बन गया है. हो सकता है किसी ने उसका गला घोटकर हत्या की हो और गले में फंदा डालकर लटकाने का प्रयास किया हो. जिस सीढ़ी पर सुखदेव ने दुपट्टा बांधा था वो बहुत पुरानी जर्जर अवस्था में है. पुलिस का मानना है कि सीढ़ी बहुत कमजोर है. यदि उस पर कोई इंसान चढ़ेगा तो टूट जाएगी. ऐसे में किसी का ऊपर जाना और उसे फंदे पर लटकने का सवाल ही नहीं उठता. फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से शहर में अजनी रेलवे स्टेशन का विस्तार तेज गति से हो रहा है. इसी तर्ज पर इतवारी, कलमना तथा भांडेवाड़ी रेलवे स्टेशनों का भी विकास होना चाहिए. इस संबंध में विधायक कृष्णा खोपड़े तथा विकास कुंभारे ने दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे से मिलकर विस्तृत चर्चा की. दानवे ने जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया है. विधायक खोपड़े ने बताया कि इतवारी रेलवे स्टेशन परिसर में लगभग 500 एकड़ जगह खाली पड़ी है. इस जगह पर विकास की अपार संभावनाएं हैं. इतवारी व्यापारिक क्षेत्र है. किराना, अनाज, लोहा, कपड़ा, सोना चांदी सहित होलसेल मार्केट इस व्यापारिक क्षेत्र में है. स्टेशन के विस्तार से यहां व्यापार बढ़ेगा, जिससे रेल विभाग के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेगी.
इस तरह कलमना रेलवे स्टेशन तथा भांडेवाड़ी स्टेशन का भी विस्तार आवश्यक है। खोपड़े ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप गडकरी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस बारे में चर्चा की थी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे महाराष्ट्र से होने की वजह से उनके साथ भी गडकरी ने विस्तृत चर्चा की। दोनों मंत्रियों द्वारा सकारात्मक रूप से आगे की कार्यवाही के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बुधवार को हाईकोर्ट में उस समय अजीबोगरीब मामले की सुनवाई हुई जब बाघ के हमले के शिकार होने के बाद पुलिस द्वारा 54 एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई। बाघ और वन्य जीवों को लेकर एफआईआर कैसे हो सकती है, इसे लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने के बाद गलत ढंग से इस तरह की जानकारी उजागर करने के लिए न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में विशेष रूप से चंद्रपुर जिले में बाघ और अन्य जंगली जानवरों के हमले के कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। बाघ से हुए हमले में अब तक कितने लोग मारे गए, इसे लेकर संगीता डोगरा की ओर से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी, जिसमें चंद्रपुर पुलिस द्वारा 54 एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी गई। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार गत समय चंद्रपुर जिले में कई लोगों को बाघ के हमले का शिकार होना पड़ा। वन विभाग की ओर से इस संदर्भ में कार्रवाई कर बाघ को पकड़ा गया, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद से अब तक 6 माह के भीतर ही 54 घटनाएं हुई हैं, जिससे वन विभाग द्वारा गलत बाघ को पकड़े जाने का खुलासा हो रहा है। अवैध तरीके से बाघ को हिरासत में रखने पर याचिकाकर्ताओं की ओर से आपत्ति भी जताई गई। सुनवाई के दौरान अदालत का मानना था कि वास्तविक रूप में ये मानव और जानवरों के बीच संघर्ष के चलते हुई घटनाओं से उत्पन्न मसला है। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के अनुसार केवल एडी दायर करना था, किंतु एफआईआर दर्ज किया जाना आश्चर्य से कम नहीं है। एक और कोरोना उपायों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट की अन्य बेंच की ओर से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर समाचार पत्र में छपी खबर पर स्वयं संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकृत किया। संबंधित मामलों की वर्तमान स्थिति पर अदालत की ओर से जिला सत्र न्यायालय से रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए थे। आदेश के अनुसार बुधवार को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने रिपोर्ट की कॉपी सरकारी पक्ष और अदालत मित्रों को उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर 1 सप्ताह के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से संबंधित मामलों की सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट की ओर से 9 जून 2021 तक की डेडलाइन निश्चित की थी। हाईकोर्ट की ओर से 6 मई 2021 को जारी किए गए आदेश पर सुको द्वारा रोक लगाए जाने की जानकारी अदालत के समक्ष उजागर की गई थी, किंतु बाद में सुको द्वारा इस तरह से कहीं भी रोक नहीं लगाए जाने का खुलासा हुआ, जिस पर निचली अदालत में प्रलंबित इस तरह के सभी मामलों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को दिए थे। रिपोर्ट में इन मामलों की सुनवाई में देरी क्यों हो रही है, इसका खुलासा करने के आदेश भी दिए गए थे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यदि सुको के समक्ष कोई मामला लंबित हो तो रिपोर्ट में सुको के आदेश भी जोड़ने को कहा गया था। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।